So hello to all my viewers, I am Akash Roy and welcoming you once again in Akash Time Education. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सब लोगों को जो चीज वादा किए थे कि लास्ट प्रीवियस ईयर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ओएफजी का लास्ट 5 इयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके हम एक सीरीज स्टार्ट करके उसी सीरीज का आज ये पहला वीडियो है, जिस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे 2016 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। जिस क्वेश्चन पेपर में हम लोग देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या थी और कौन कौन से क्वेश्चंस पे कौन कौन से ट्रिक आपको यूज करना है। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, जो ट्रिक्स आपको यूज करना है आपके 2021 पे आएगा जो एग्जाम, उस एग्जाम पे ये ट्रिक अगर आप यूज करें तो आपको नॉट ओनली वेबजी बट ऑल्सो जेई मेन नीट्स एग्जाम पे भी हेल्प होगा। ओके तो आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना, पॉइंट वाइज पे आपको डिस्कशन कर दूंगा। मैं आपके साथ केमिस्ट्री पेपर सॉल्व करवा दूंगा, आपको फुल केमिस्ट्री पेपर, बिकॉज मैं एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूं। सो आई हैव सम नॉलेज अबाउट केमिस्ट्री। सो मेरा जो नॉलेज था, मेरे जो नॉलेज से मैंने केमिस्ट्री को सीखा है, उसी नॉलेज से मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूंगा। ट्रिक्स को अपने नोटबुक पे नोट कर लेना, कान पे ईयरफोन डाल लो, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मैं पॉइंट वाइज आपके साथ डिस्कशन कर दूंगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर अच्छा लगे तो जरूर फ्रेंड्स के साथ भी आज का वीडियो शेयर कर देना। तो चलिए हमारा क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में तो चलिए आशा करता हूं आप आंसर शीट देख पा रहे होगे, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, तो अगर आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने का मन चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 2016 का। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने लाया है यहाँ पे। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl, HBr एंड HI, तो चार जो हैलाइड्स है उनका हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट को कंपैरिजन करने को बोला गया है। क्वेश्चन समझ गए? अब बॉइलिंग पॉइंट का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, मैंने यहाँ पे इसलिए हिंट भी दे रखा है, इस हिंट को फॉलो कीजिए। इस हिंट पे मैंने बताया है एज द साइज डिफरेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा गलती है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो जितना आपका कैटायन एंड एनायन का बॉइलिंग जो साइज है, वो साइज जितना इंक्रीज हो जाएगा उतना उनके जो अंदर का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड उतना ही वीक हो जाएगा। तो एज बॉन्ड वीक हो जाएगा आसानी से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। और जिनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होगा उनका बॉन्ड जो है, ऑर्बिटल ओवरलैप जो है, ये बात बहुत अच्छी तरह से याद में रखना। ऑर्बिटल ओवरलैप जो होती है, ऑर्बिटल ओवरलैप बहुत अच्छा होता है। तो अगर ऑर्बिटल ओवरलैप अच्छा हुआ तो क्या होगा, उनका बॉन्ड स्ट्रांग होगा और बॉन्ड ब्रेक करने में हमको ज्यादा ताकत देना पड़ेगा, मींस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो सिमिलर केस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेनली कौन कौन चीज है, हाइड्रोजन है और एक्स है, हाइड्रोजन है और हमारा एक्स है। तो एक्स की जगह पे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये चूज कर रहे हैं एक्स की जगह पे। अब अगर एक्स की जगह में हम फ्लोरीन रखे तो हाइड्रोजन फ्लोरीन का जो साइज का डिफरेंस है वो सबसे कम है, और हाइड्रोजन एंड आयोडीन का जो साइज होती है, आई एम सॉरी, हाइड्रोजन एंड आयोडीन का जो साइज होती है वो साइज सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा साइज होगा, इसका मतलब क्या है, साइज ज्यादा होगा, ओवरलैप खराब होगा, मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है लूज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, बहुत ही आसानी तरीके से हम बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। तो इसलिए HI का जो है आप देख सकते हैं HI का जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम होगा और HF का जो है बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा हमारा, ठीक है। अब साइज जितना डिफरेंस इंक्रीज करता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा। ये टोटल प्रोसेस में कम होता जाएगा, लेफ्ट टू राइट पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ठीक है, कैसे अप्रोच करें बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन को समझ गए। अब यहाँ पे और एक चीज आती है, HF जो होती है, HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म करती है। तो HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म करती है, इसलिए एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी HF को मिलती है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होती है। ये भी एक कारण है, बट बॉइलिंग पॉइंट को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्टार पॉइंट आपको यूज करना है वो पॉइंट क्या है, साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस को माथे पे रखना, साइज डिफरेंस इंक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ड्रॉप किया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हमारा दूसरे क्वेश्चन पे, इसके बाद का क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन पेपर को आपके पास में डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके खोल के रखना सुविधा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन पे, इन सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट एज, तो PCl5 कैसे हमको देखने को मिलता है।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली चीजें उतनी नहीं है। आपको याद रखना है PCl5 जो होती है सॉलिड, वो दो आयंस पे रहती है, एक कैटायन, एक एनायन एंड कैटायन। जो एनायन होती है वो PCl4 माइनस होती है, जो कैटायन होती है PCl6 प्लस होती है। तो ऐसी दो कैटायंस एंड एनायंस पे डिवाइड होके वो रहती है। ये इंफॉर्मेटिव है, क्वेश्चन कॉमन आ सकते हैं एग्जाम के हॉल पे जाके। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑप्शन ए जो ऑप्शन आएगा उस पर टिक कर देना, इस पे आपको टाइम सेव होगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है टाइम सेवर क्वेश्चन, टीएस क्वेश्चन। अब टीएस क्वेश्चन मैं इसको क्यों बोलता हूं, इसको बोलने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। टीएस जो है, एक रिएक्शन अगर आप कर रहे हो, रिएक्शन का जो रेट है उसको आगे जल्दी कौन ले जाता है, टीएस ट्रांजिशन स्टेट। अगर ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट हुआ तो रिएक्शन फॉरवर्ड आती पहले जाएगा, आगे जाएगा, उतना ही जल्दी होगा। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में और भी आगे आपको दिखाऊंगा। ये टीएस क्वेश्चन है, तो आपका टीएस क्वेश्चन टाइम सेवर क्वेश्चन, सिर्फ जाएंगे ऑप्शन टिक कर देंगे। इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग ये क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। इस क्वेश्चन पे बताया गया है द एसिड इन व्हिच OO बॉन्ड इज प्रेजेंट। ये भी एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है इसका कॉमन नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है इसका कॉमन नॉलेज आपके पास रहना एक बहुत जरूरी बात यहाँ पे है। वेट कीजिए एक बार, सॉरी एक बार वेट कीजिए, जस्ट आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर ये चीज आपके पास कॉमन नॉलेज आपके पास अगर रहा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके पास चुटकियों का खेल है। तो कैसे आप स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करें, आपको वैलेंसी जानना पड़ेगा। वैलेंसी कि कौन मॉलिक्यूल कौन सी वैलेंसी पे स्टेबल होता है। आप सब लोग जानते हैं कि, अब ये चीज नोट कर लेना कि सल्फर जो है 6 वैलेंसी शो करती है। 6 वैलेंसी व हेक्सा वैलेंसी, 6 वैलेंसी और हेक्सा वैलेंसी ऑलवेज शो करती है। सल्फर जो होती है हेक्सा वैलेंसी शो करती है। व्हाइल जो ऑक्सीजन होती है, हमारा ऑक्सीजन सब समय बाईवैलेंसी शो करती है। ऑक्सीजन बाईवैलेंसी शो करती है, सल्फर हेक्सा वैलेंसी शो करती है। तो आप लोग को ये कॉमन सेंस अगर आपके माथे पे रहा, कार्बन की कौन सी वैलेंसी शो करती है, बोलो। कार्बन शो करती है टेट्रावैलेंसी। तो ऐसी फास्फोरस कौन सी वैलेंसी शो करती है, पेंटावैलेंसी। इस कॉमन नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। सल्फर हेक्सावैलेंसी, ऑक्सीजन बाईवैलेंसी। सो अगर ये कॉमन नॉलेज आपके सामने रहा तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें तो आपके सामने निकल के आएगा H2S2O8 मींस ऑप्शन जो सी है ये राइट आंसर होगा। अब स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सल्फर हमने लिया, सल्फर का हेक्सावैलेंसी। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन के साथ 2 और 2 ऑक्सीजन के साथ 4, 1 ऑक्सीजन के साथ 5 और यहाँ पे 1 6, तो हेक्सावैलेंसी हो गया। अब हर ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बाईवैलेंसी है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बाईवैलेंसी है, यहाँ पे सल्फर हेक्सावैलेंसी है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये भी देखिए हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड करी, एक सल्फर के साथ करी है, ये भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सल्फर के साथ, माने मींस पूरे मॉलिक्यूल पे ऑक्सीजन का एंड सल्फर का हेक्सावैलेंसी बाईवैलेंसी कंप्लीट हुआ है। तो आपका स्ट्रक्चर जो है आप कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ बॉन्ड लेंथ जो मांगा गया था अब से वो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसलिए जो ऑप्शन आंसर होगा वो आंसर होगा H2S2O8। इस जो एसिड है इसको मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, आगे आप लोग पढ़ाई जब करोगे तो ये एसिड आपके सामने बहुत काम पे आएगा। तो मैंने नाम भी लिख दिया है, इसको मार्शल्स एसिड कहते हैं। तो ये टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करके आपके माथे पे आ गया कि जब ऐसे कोई चीज बता देगा कि इसके अंदर ये इन डबल बॉन्ड इन है, तो आप लोग को एज्यूम करना पड़ेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड शो करती है। तो मेरे साथ बोलो, ऑक्सीजन बाईवैलेंसी, सल्फर हेक्सावैलेंसी, फास्फोरस पेंटावैलेंसी, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंसी, कार्बन टेट्रावैलेंसी। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब हो गया तो उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताया गया है, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताया गया है द मेटल व्हिच कैन यूज टू ऑब्टेन मेटालिक Cu फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। अब मेटालिक Cu आपको निकालना पड़ेगा CuSO4 सॉल्यूशन से। तो अगर आप इस CuSO4 सॉल्यूशन को Ag के साथ ट्रीट करो, अगर आप CuSO4 सॉल्यूशन को इस Ag के साथ ट्रीट करो तो AgSO4
एजी सपोर्ट का व्हाइट पीपीटी आपके सामने निकल के आएगा। आई थिंक आप सब लोग स्कूल में प्रैक्टिकल पे ये चीज कर चुके हो। आपके टाइम पे तो प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहा, तो थोड़ा ये चीज आपको एज्यूम करना प्रॉब्लम है। बट पिछले साल पे और उससे भी आगे साल पे 2018 पे मैंने ओएबीजी दिया था, तो उस साल पे मैंने प्रैक्टिकल स्कूल पे किया था। प्रैक्टिकल स्कूल पे होती है जहां पे आप देख सकते हैं एजी जो है सीयूएस सपोर्ट के साथ रिएक्ट करती है एंड व्हाइट कलर का एक पीपीटी नीचे पड़ती है। ठीक है, तो आपके सामने ए पीपीटी आ जाएगा, तो जो Cu2+ है वो सेपरेट करके पास में रह जाएगा। ठीक है, अब अब अगर आप इस क्वेश्चन को एज्यूम करना चाहो तो देखो सोडियम, अब देख सकते हो सोडियम +2 ऑक्सीजन स्टेट कभी नहीं कर सकता। Fe का +2 स्टेट भी स्टेबल नहीं है, रादर देन Ag+ की तरह Fe2+ स्टेबल नहीं है। Hg एक नोबल लिक्विड है, नोबल लिक्विड कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 80 होता है, सॉरी हाँ 80 होता है। अब 80 मतलब क्या, इसका मतलब ये जो है मैजिक नंबर, 80 को मैजिक नंबर कहते हैं। अब मैजिक नंबर क्या है ये सब चीज आप नहीं जानोगे, बट मैं आपको बताता हूँ 80 जो है इसको नोबल लिक्विड कहते हैं एंड ये बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये अपने कॉन्फ़िगरेशन से आयोनिक स्टेज पे उतना ज्यादा नहीं जाती। तो आपके सामने जो चीज पड़ रहा तो आंसर होगा एजी, और एजी व्हाइट पीपीटी करके सीयू को निकल देगा। ठीक है, समझ पाए? उसके बाद देखते हैं, चलिए उसके बाद देखते हैं। हाँ, उसके बाद का जो क्वेश्चन है, एक बार वेट कीजिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, उसके बाद का क्वेश्चन, हाँ उसका बाद का क्वेश्चन 49 का क्वेश्चन पेपर को देख लेना। 49 का जो क्वेश्चन हमारा है वो 49 के पेपर को भी हम देखिए, लेट अस चेक 49 के पेपर को देखते हैं। 49 के पेपर पे जो चीज बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। मैं आपको जनरल एक बातें बता दे रहा हूं, आप जनरल बातें को अगर याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, जैसे कि आपको बॉइलिंग पॉइंट का बात मैंने बताया, वैसे सॉल्युबिलिटी का बात भी मैं बता देता हूं, सुन लीजिए। सॉल्युबिलिटी में सेम चीज है, आप एक वाटर पे समझ लो एक्वास मीडियम पे किसी चीज को सॉल्युबल कर दो, आप वहां पे उसको क्या कह सकते हैं, आप उसको सॉल्युबल कर दो। जैसे आप देख सकते हो वाटर में अगर आप NaCl को सॉल्युबल कर रहे हो, तो NaCl जब वाटर पे सॉल्युबल हो रहा है तो Na+Cl- कैटायन और एनायन में तो डिवाइड हो रहा है ना। NaCl फुल फॉर्म में तो कभी सॉल्युबल नहीं हो सकता, दो कैटायन पे डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, वैसे ही मॉलिक्यूल जो है सॉल्युबिलिटी जब दिखाएगी वो कैटायन और एनायंस में डिवाइड हो जाएगी। अब कैटायंस और एनायंस में कब वो डिवाइड ज्यादा होगी, यही क्वेश्चन है। जब मॉलिक्यूल के अंदर साइज डिफरेंस इंक्रीज होगी तभी उनका, मैंने आपको पहले ही बताया, साइज डिफरेंस इंक्रीज हुआ, ऑर्बिटल मिसमैच हो रहा है, ऑर्बिटल का साइज मैचिंग नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इजीली बॉन्ड जो है टूट जाएगा। बिकॉज बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है तो ऑर्बिटल मैचिंग से तो नहीं हुआ, ऑर्बिटल मिसमैचिंग हो रही है, बॉन्ड जो है स्टेबल नहीं हो रहा, इजीली टूट जाएगा। और इजीली टूट गया इसका मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गया, सॉल्युबिलिटी हाई हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं मैंने आपको हिंट पे भी वही बात बताया है कि साइज डिफरेंस जब इंक्रीज होगा, हमारा साइज डिफरेंस जब इंक्रीज होगा, वेट करो, हाँ साइज डिफरेंस जब इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। इस फंडे को दिमाग में याद रखना। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर डी पे हम आता है। ऑप्शन नंबर डी पे आपको बताया गया ये चीज जो है, मैग्नीशियम इस सेकंड पोजीशन पे आएगा, कैल्शियम जो थर्ड पोजीशन पे जाएगा। थोड़ा लिखने का प्रॉब्लम हो गया था इसलिए वो हो गया, बट ठीक है उसको बात दो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बेरिलियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, आपको ग्रुप 2 याद है? अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हो तो ग्रुप 2 मुझे लगता है आप लोग सब लोग जानते हो। वहां पे जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम रहता है, हाँ या नहीं? ठीक है ना, ग्रुप 2 पे तो रहता है, ग्रुप 2 पे ये सब चीजें रहता है। अब अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे, ग्रुप वाइज ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, अगर आप ग्रुप वाइज ऊपर से नीचे जाओगे तो आपका साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो साइज बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ जा रहा है, SO4 2- जो है यहाँ पे एनायन कौन सी है, SO4 2- है। सो SO4 2- साइज में बहुत बड़ी है, ये तो छोटी मोटी एनायन नहीं है, F- तो नहीं है, F- छोटी एनायन होती रहती है, बट SO4 2- बहुत बड़ी एनायन है। अब SO4 2- हमारा जो है साइज में बड़ी है, तो किसके साथ ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करेगी, ये बेरिलियम के साथ करेगी,
बेरियम के साथ करेगी। सो बेरियम के साथ ये अच्छी से पैक्ड अप करके जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रही है, तो इसका सॉल्युबिलिटी, इसको टूटने में ज्यादा ताकत देना पड़ेगा, मींस इसका सॉल्युबिलिटी ड्रॉप करेगा। इसका सॉल्युबल इतना आसानी से हम सॉल्युबल नहीं कर सकते, तो इसलिए बेरियम जो सल्फेट है इनका सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। बेरियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी सबसे कम है, ठीक है। और सबसे साइज डिफरेंस किनके अंदर रहेगा? बेरियम सबसे छोटा है, वो सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, तो इनके अंदर उतना अच्छा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा और अच्छी तरीके से टूट जाएगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। समझ में आ गया? तो ऐसी तरीके से करना, ऑप्शन डी होगा आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी एक बार रुकिए, क्लीन कर देता हूं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जब आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जब बढ़ेंगे तो क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन O2 H2O2 एंड O3। O2 H2O2 O3, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, सिर्फ मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ कर लेना। अगर आप मॉलिक्यूल को सही से ड्रॉ कर पाए तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो अगर अब मैं O2 को ड्रॉ करूं, और मैं आपको ड्रॉ करने का क्या टेक्निक बताया आपको, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसको ठीक से याद रखना पड़ेगा कि कौन से मॉलिक्यूल कौन से वैलेंसी शो करती है। अब ऑक्सीजन O2 का स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया, बोथ ऑफ देम शोन बाइवैलेंसी, हियर आल्सो H2O2 शोन बाइवैलेंसी, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड फॉर्म करती है। और O3 का जब आप बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो O3 कुछ ऐसा बॉन्ड फॉर्म करती है, ये जो थर्ड वन है। अब ये इसके अंदर एक फंडा आपके छुपा हुआ है और आंसर ये भी लुकाया हुआ है। अब मैं आपको छुपा हुआ है, मैं वो आंसर आपको दिखा दूं कैसे आप करते हैं। अच्छा, अगर देखो ये जो मॉलिक्यूल O3 है, ये O3 मॉलिक्यूल ऐसे रहती है, बट ऐसे तो नहीं रहेगी, ये रेजोनेंस कर सकती है, ऐसे करके रेजोनेंस करेगी और इसका एक कैनोनिकल फॉर्म भी, ये कैनोनिकल फॉर्म आपको मिलेगा। तो ये कैनोनिकल फॉर्म आपको जब मिलेगा, ये कैनोनिकल फॉर्म आपको मिलेगा, तो इसका एक स्टेबल स्ट्रक्चर आप नहीं पढ़े हो, तो आपको एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा O3 का। वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होके है, ऐसे रहेगा, ठीक है। मींस ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं, अच्छी तरीके से देखो, वेट करो, हाँ, मींस ये जो दोनों बॉन्ड यहाँ पे है ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों बॉन्ड नहीं तो ये सिंगल बॉन्ड है, नहीं तो ये डबल बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है ये कुछ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अंदर का कुछ कैरेक्टर को शो करती है। ये नहीं तो सिंगल बॉन्ड है आप अपना, ये नहीं तो हमारा डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का लेंथ आप देख लेना 154 समथिंग पिकोमीटर समथिंग रहेगा, और डबल बॉन्ड जो है उसका रहेगा कुछ 136 ऐसा कुछ रहेगा। बट ये जो O3 का बॉन्ड है इसका देखना कुछ 141 पिकोमीटर ऐसा कुछ रहता है। तो मींस ये नहीं तो सिंगल बॉन्ड है, नहीं तो डबल बॉन्ड है। तो ये सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड का एक बीच में एक कैरेक्टर शो करती है, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ कैसा होता है? आप जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ कौन सी होती है, कैसे कैसे बॉन्ड लेंथ होती है, कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है, आप जानते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ये तो आप लोग जानती है। तो कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कौन शो कर रहे हैं? कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कौन शो कर रहे हैं? सिर्फ H2O2, सिर्फ H2O2 जो है कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो H2O2 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। अब जो O2 है एंड O3 है, O3 तो नहीं सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से तो छोटा होगा पर डबल बॉन्ड से तो बड़ा होगा ना, बिकॉज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का मध्यवर्ती एक कैरेक्टर शो कर रही है। इसलिए O3 रहेगा H2O2 के नीचे, और लास्ट में प्योरली डबल बॉन्ड शो कर रही है एज ए प्योर डबल बॉन्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्योर डबल बॉन्ड। तो इसलिए O2 सबसे लास्ट में रहेगा। ये हमारा ऑप्शन बी का आंसर हो गया। तो कैसे अप्रोच करना समझ गए? कोई प्रॉब्लम रहा तो कमेंट बॉक्स तो खुला हुआ है, कमेंट जरूर करना। ओके, उसके बाद हम लोग आते और एक कलर ले लेते हैं। कलर क्यों ले रहा हूँ? कलर ले रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा देखने में, डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ। अब 52 का क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पेपर को देखना, 2016 का क्वेश्चन पेपर जो हमारा है। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसके अंदर कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रहते हैं? टू कार्बन जो है कैल्शियम कार्बोनेट पे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपको फर्स्ट इनका जो फॉर्मूला है वो जानना पड़ेगा, CaC2। अब उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, वो सब लोगों का वैलेंस आपको जानना पड़ेगा। तो कार्बन जो है
ऐसे टेट्रावैलेंसी, यहाँ पे कार्बन कार्बन 3 बॉन्ड किए हैं और कैल्शियम के साथ एक एक, मींस ये 2 कार्बन का टेट्रावैलेंसी हो गया और वो जो कैल्शियम है ये बाइवैलेंसी शो करते हैं, तो हो गया। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड्स, अब आसानी से देख सकते हैं ये 2 कार्बन के अंदर क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 पाई बॉन्ड्स है। तो अगर आप फॉर्मूले को ड्रॉ कर पाए सीधे तरीके से तो आपका आंसर हो जाएगा। अब फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करना ये तो बात मैं आपको बता दिया, ये तो बात आपको बता ही दे चुका हूं, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 54 आता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे बताया गया है द एलिमेंट x, एक एलिमेंट आपको बताया गया, सपोज x इज अ एलिमेंट बिलोंग्स टू द 4th पीरियड एंड 5th, आपको बताया गया कि पीरियोडिक टेबल पे 4th पीरियड पे है एंड 15th ग्रुप पे है, 4th पीरियड पे है एंड 15th ग्रुप पे है। तो आपको पीरियोडिक टेबल का एक नॉलेज होना जरूरी है, पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरीके से रखना ये अच्छा जरूरी है, अपने तरीके से याद रखना। 15th ग्रुप पे है एंड 4th पीरियड पे है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपके सामने जो आंसर आएगा वो होगा आर्सेनिक। आप देख सकते हो, मैं आपको क्या बताऊं, आप इसको देख सकते हो, इट इज अ हाफ फील्ड एंड यहाँ पर जो बताया गया व्हिच फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, तो आपको पहले एक्स को जज करना पड़ेगा, क्वेश्चन पे बताया जाएगा आपको पहले एक्स को जज करना पड़ेगा, वो आर्सेनिक है। अब आर्सेनिक का स्ट्रक्चर के बाद आपको आर्सेनिक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन आप लोग ड्रॉ कर लिए। उसके बाद जो बात बताया गया है कि इट इज अ हाफ फील्ड, आपको बताया गया यह क्या चीज है, तो आपको बताना पड़ेगा इट इज अ हाफ फील्ड, पी है एंड कंप्लीटली फील्ड एस एंड डी ऑर्बिटल इसके बाद प्रेजेंट है। ठीक है, अब 58 के क्वेश्चन पे आते हैं। 58 का जो क्वेश्चन है हमारा, 58 का जो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में बताया गया कि द कंडीशन ऑफ अ रिएक्शन टू ऑकर स्पॉन्टेनियसली इज। अब किसी भी एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया को आपको माथे पे रखना पड़ेगा, जहां पे मैं क्राइटेरिया आपको बता देता हूं। इसमें इनमें से जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा, जहां पे डेल जी को नेगेटिव होना पड़ेगा, बट और भी 2 क्राइटेरिया रह सकते हैं। वो क्राइटेरिया है डेल एच को, डेलेज जो है डेलेज को अपना नेगेटिव होना पड़ेगा। ये किसी किसी टाइम रह सकता है, इस क्वेश्चन पे नहीं है बट किसी किसी टाइम पे आपको दिया रहेगा। और डेलेस हमारा जो है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये 2 क्राइटेरिया आपके सामने रह सकते हैं। कोई भी एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो अगर कोई भी एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुआ तो उसका 3 क्राइटेरिया, थर्मोडायनेमिक क्राइटेरिया आपको श्योरली याद रखना है। तो पहला क्राइटेरिया है डेल जी मस्ट नेगेटिव, डेल एच मस्ट नेगेटिव, डेल एस मस्ट पॉजिटिव। ये सब चीज आपको करना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 का क्वेश्चन भी कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम हॉल में दिख सकते हैं। इस क्वेश्चन बताया गया हम द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच वन इज नॉट एरोमेटिक। इनमें से कौन एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो एरोमेटिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एरोमेटिसिटी का एक अच्छा नॉलेज रहना जरूरी है। मैं आशा करता हूं सब लोग एरोमेटिसिटी का नॉलेज जानते हो कि नंबर 1 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब लोग जानते हो। प्लानर सिस्टम कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। ऐसा करते हो आप लोग सब ये चीज जानते हो। बट अगर इस मॉलिक्यूल को पहले से देखो तो आप देख पाओगे ये जो पहला मॉलिक्यूल है, ये पहला मॉलिक्यूल देखो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, n इज इक्वल्स टू 0, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और सब जो है प्लानर है बिकॉज sp2 कार्बन प्लानर सिस्टम एंड 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर ही एरोमेटिक है। अब आते इस प्रॉब्लम पे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब जगह पे यहाँ पे क्या है sp2 ठीक है। और यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन, खाली यहाँ पे एक मींस यहाँ पे 4n n की जगह पे एक रहेगा मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन समझ लेना, ठीक है, मींस ये एरोमेटिक है। अब ये मॉलिक्यूल को हम देख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल भी कुछ ऐसे रहता है, रेजोनेंस करके यहाँ पे रेजोनेंस होती है और यहाँ पे रेजोनेंस होता है। ठीक है, रेजोनेंस को समझना है, मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा डिटेल पे नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे करके रेजोनेंस होगा, यहाँ पे ऐसे रेजोनेंस होगा, तो ये भी आप देख लेना। वो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रही है, तो सब एरोमेटिक है। तो नॉट एरोमेटिक कौन है? तो नॉट एरोमेटिक 2 चीज हो सकती है, नॉन एरोमेटिक हो सकती है, एंटी एरोमेटिक हो सकती है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल ऑक्टा
टेट्राइन इस मॉलिक्यूल का नाम है, ऑक्टा टेट्राइन। ये मॉलिक्यूल बहुत फेमस मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल पे आपको जो है नॉन एरोमेटिसिटी शो करने को मिलेगा। अब आप लोग बताओगे कि सर यहाँ पे तो सब sp2 कार्बन है, सो क्यों नॉन एरोमेटिसिटी शो करिए? फोर एन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो नॉर्मली देखा जाती है। यहाँ पे एंटी एरोमेटिक स्थिति तो ये एरोमेटिक है, बट नहीं, ये नॉन एरोमेटिक है। ये कभी भी ऐसी शेप पे नहीं रहता। ये सब समय जो होती है ये ऐसे कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड रहती है ऐसे टब शेप करके, इसको टब शेप कहते हैं। और ये एक नॉन प्लानर शेप होती है। ये एक टब शेप है और ये शेप नॉन प्लानर शेप होती है, ठीक है? टब शेप, नॉन प्लानर शेप, तो इसलिए ये नॉन एरोमेटिक सिस्टम है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब इसके बाद आते हैं 66 क्वेश्चंस हमारा, और 2 क्वेश्चन रहेगा। 66 क्वेश्चंस, नाम क्वेश्चन नंबर 66। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल डिहाइड्रेट मोस्ट रैपिडली? कौन सी मॉलिक्यूल बहुत जल्दी रैपिडली डिहाइड्रेटेड मींस H2 जो है अच्छी तरीके से निकल जाते हैं, कौन सी मॉलिक्यूल से? सबसे पहले तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे होगा दिखाता हूँ। मॉलिक्यूल को ऐसे आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ से वाटर लेके निकल जाएगी, और जब वाटर लेके निकल जाएगी, जब वाटर निकल निकल जाएगी, उसके बाद जो मॉलिक्यूल फॉर्म करेगी वो मॉलिक्यूल भी आप देख सकते हैं रेजोनेंस स्टेबल है। वो मॉलिक्यूल भी रेजोनेंस स्टेबल है, ऐसे करके रेजोनेंस करके स्टेबल है, ठीक है? समझ पा रहे हो? तो इसलिए ये मॉलिक्यूल बहुत अच्छी तरीके से डिहाइड्रेट हो जाएगी। ओके, हो गया। बाकी मॉलिक्यूल देखना, ऐसे कोई फीचर्स वहां पे आपको नहीं मिलेंगे। और एट लास्ट ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हर बार आती है एग्जाम पे, तो ये क्वेश्चन को भी मिस कभी मत करना। क्वेश्चन आया तो ये भी एक टीएस टाइप का क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया गया अमोंग द फॉलोइंग व्हिच शुड हैव द हाईएस्ट आरएमएस स्पीड? इनमें से कौन सी गैस पे हाईएस्ट आरएमएस स्पीड देखने को मिलेगा? तो आरएमएस स्पीड का आप क्या करोगे? आप तो चिंता में पड़ जाओगे, बट कुछ नहीं, आप सिर्फ इसका जो आपके फॉर्मूला को देखो। सी आर एम एस इज इक्वल टू व्हाट? सी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3RT बाई एम। अब सबको हटा दो, सिर्फ आप एम को देखो, तो सी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/m होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ट्रिपल स्टार, ये आपका ट्रिपल स्टार लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। इसका मतलब सीधा सीधा तो एक चीज आपके सामने क्लियर हो गया कि जिनका एम छोटा होगा, जिनका मास कम होगा, उनका सीआरएमएस ज्यादा होगा। बिकॉज क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशंस में है ना, जिनका एम छोटा उनका सीआरएमएस बड़ा, ठीक है? तो ये हो गया, इसका एम छोटा सीआरएमएस बड़ा हो गया। तो इनमें से किनका आपको देखना पड़ेगा, 4 ऑप्शंस में से किनका एम छोटा है? तो हाइड्रोजन का एम छोटा है, तो हाइड्रोजन का सीआरएमएस सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसे करके आपको करना है। समझ गए? शॉर्ट ट्रिक्स, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक था और आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चंस लगभग मैंने देखा लगभग हर साल जेईई मेन, नीट, वेब-जी, जेनफा, किसी भी एग्जाम पे तोड़ के आप कह सकते हो तोड़ के क्वेश्चंस आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगा, और मैंने आपके साथ 2016 का पेपर सॉल्व कर दिया आप लोगों के साथ, और सामने दिनों में 17, 18, 19, 20 और भी 4 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व आएगा। थोड़ा लॉन्ग हो गया वीडियो भाई, बट आपको समझा है ना, इसलिए तो शॉर्ट ट्रिक्स को लेके और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ मस्त शेयर करना, ये मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना भाई, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो चीजें आपके साथ और भी सामने दिनों में आ रहे हैं आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।